Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shefali Garg. The Big Bull, which is released on recent Thursday. अभिषेक बच्चन स्टारर ये मूवी है जो बनाई गई है हर्षद मेहता। उनका जो स्टॉक मार्केट में राइज था और फिर जो फॉल था, इसके ऊपर रिसेंटली एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सीरीज भी आई थी 1992 स्कैम। तो उन्हीं की लाइफ पे, मिस्टर हर्षद मेहता की लाइफ पे ये मूवी बनाई गई है, जिसमें मिस्टर अभिषेक बच्चन मिस्टर हर्षद मेहता का रोल प्ले कर रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहा है इन्वेस्टर्स के लिए भी और ट्रेडर्स के लिए भी। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि मिस्टर हर्षद मेहता और उनके भाई दोनों ही स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। दोनों के ही पास पैसा नहीं होता। जो उनका छोटा भाई है वो किसी टिप के बेसिस पे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, मार्केट से पैसा उधार लेके हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, एंड इवेंचुअली वो पे नहीं कर पाते बिकॉज ऑब्वियसली उनका पूरा पैसा डूब जाता है। जो कंपनी रहती है वो फ्रॉड रहती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो मिस्टर अभिषेक बच्चन है, जो मिस्टर हर्षद मेहता है, वो बहुत सोच समझ के, उनको भी एक टिप मिलती है तो उस कंपनी के फाइनेंशियल्स पूरे स्टडी करते हैं। कई दिनों तक उस कंपनी के फंडामेंटल्स पर रिसर्च करते हैं, फाइनेंशियल्स पर रिसर्च करते हैं, कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है, अकॉर्डिंगली पूरी रिसर्च करके और फिर इन्वेस्ट करते हैं, एंड देन वो जीतते हैं, उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। जब वो वापस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब उनकी मम्मी उन्हें कहती है हर बार तुक्का नहीं चलता, एंड देन ही सेज मेरा तुक्का नहीं चला था, मेरी रिसर्च थी। सो दिस इज ट्रू। जो स्टॉक मार्केट के बारे में कहा जाता है कि इसमें बहुत भयंकर लॉसेस होते हैं, वो उन लोगों को होते हैं जो तुक्का मारते हैं। कहीं से भी कोई टिप मिली, पैसा लगा दिया और फिर तुक्का तो तुक्का है, कभी चल जाता है कभी नहीं चलता। यू कैन नॉट बी हैप्पी गो लकी एवरी टाइम, बट रिसर्च हमेशा चलती है। रिसर्च आपको हमेशा सक्सेस देती है। और आप लोग कमेंट भी करते हो कि बहुत लंबे वीडियोस आप बनाते हो, क्योंकि मैं रिसर्च करके बनाती हूँ और मैं आपको वो रिसर्च के पॉइंट्स बताती हूँ ताकि आप सीखो। आप सिर्फ ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो मेरी या किसी की भी बात सुन के, आप अपनी रिसर्च करो। जिस कंपनी में आप अपना हार्ड एंड मनी लगा रहे हो, जिसके आप पार्टनर बन रहे हो, आपको उसके बारे में, उसके प्रमोटर्स के बारे में, अपने पार्टनर्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बंदा रिसर्च करके स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है उसे कभी लॉसेस नहीं होते। अपनी प्रॉपर रिसर्च कीजिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए और उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। आज के अपने वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे एक रोबस्ट स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है स्टॉक मार्केट से, किस तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न किए जा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है इतनी रिसर्च करने का, या आप कॉन्फिडेंट नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको हमारी रिसर्च का बेनिफिट मिल सके, तो आप ले सकते हैं मल्टीबैगर प्लान, एलएमएस सर्विसेज, पीएमएस सर्विसेज। इन सब सर्विसेज को अवेल करने के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर शेयर कर सकते हैं और ईमेल आईडी शेयर कर सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9821611667 पे, या फिर हमें मेल कर सकते हैं investopedia india0@gmail.com पे। इसके अलावा नीचे ज्वाइन बटन प्रेस करके आप मंथली मेंबरशिप्स भी ले सकते हैं। सो गाइज ऑल्सो अभी मैं, क्योंकि बहुत ही वोलेटाइल मार्केट चल रहा है तो आप लोगों के मन में बहुत क्वेरीज होंगी। सो आई वाज जस्ट प्लानिंग कि इस वीकेंड या नेक्स्ट वीकेंड आई गो लाइव। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा? अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप किस दिन चाहते हैं मैं लाइव आऊं, किस टाइम पे चाहते हैं, और चाहते हैं या नहीं चाहते। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज एक्चुअली देखिए क्या होता है, जो लोग, चाहे वो इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ होते हैं जो सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स को पढ़ते हैं, टेक्निकल चार्ट्स के बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग सिर्फ टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे करते हैं वो गलत होते हैं, बहुत बार होते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता कि सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से स्टॉक मूव करने वाला होता तो कभी भी नए हाईज और नए लो स्टॉक नहीं बनाता और हर कोई 100% करेक्ट ही इन्वेस्टमेंट्स कर पाता। सो टेक्निकल चार्ट उस टाइम पे जो स्टॉक की मूवमेंट चल रही है सिर्फ उसको डिपिक्ट करता है, उसका 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं होते। कुछ लोग होते हैं जो वैल्यू इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं, फंडामेंटली स्टॉक को एनालाइज करते हैं एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करते हैं। सो मुझे पर्सनली ये वाला तरीका ज्यादा पसंद है। इसको आप साथ में टेक्निकल चार्ट्स के साथ कंबाइन करो, दैट वुड बी बेस्ट। तीसरी कैटेगरी होती है जो मोमेंटम स्टॉक्स में डील करते हैं, जिन स्टॉक्स के बारे में बहुत न्यूज है, न्यूज चैनल पर बताए जा रहे हैं, हर जगह बताए जा रहे हैं, वो ले लो, उसमें मूव आने वाला है और उसमें कर देते हैं। सो दिस इज अगेन
ये वो कैटेगरी है जिन्हें ये जो न्यूज मिल रही है, जो टिप्स मिल रही है मार्केट में, इस पे रिसर्च करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, मेरी अप्रोच है कि एक तो आपको रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड, आपको अपना दुनिया भर का पैसा उधार लेके ये करके 100% इस तरह के रिस्की बेट्स में नहीं लगा देना चाहिए। एक सोची समझी रिस्क 10% आपके पोर्टफोलियो का, या एक छोटा अमाउंट 5%, जितना आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट है उस हिसाब से आपको वो भी रिसर्च करने के बाद ऐसे स्टॉक्स में लगाना चाहिए। क्योंकि हाँ, मोमेंटम स्टॉक्स अगर चल गए तो बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे, बट अगर नहीं चले तो पैसा आपका डूबना नहीं चाहिए, और अगर डूब रहा है तो इतना कम होना चाहिए कि आपको बहुत दर्द ना दे या आपको एटलीस्ट प्रॉब्लम्स में ना फंसा दे। इसके अलावा एक स्ट्रेटेजी होती है जो जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स फॉलो नहीं करते, लेकिन जो एनालिस्ट्स होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग इसको फॉलो करते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से हम कह सकते हैं। इसमें वो स्टॉक्स जो किसी क्राइसिस, मार्केट सेंटीमेंट की वजह से नहीं, उस कंपनी के अंदर कोई न्यूज, कोई क्राइसिस, किसी भी रीजन से उस कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स की वजह से वो नीचे गया है ना, ऐसा नहीं है कि ऐसे स्टॉक्स हमेशा आपको प्रॉफिट देंगे। यहां आपकी रिसर्च, आपकी अलर्टनेस बहुत काम आएगी, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दे सकते हैं बहुत कम टाइम में, या फिर आपको पूरी तरीके से आपका पैसा डुबा भी सकते हैं। तो कैसे, आइए वो समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले इन्फोसिस बहुत कम रेट्स पर ट्रेड कर रहा था, 600, 500, 400, और मैं आपको कंटिन्यू अपने वीडियोस में अपने कस्टमर्स को, सबको इन्फोसिस दिलाती थी, और मैं आपको हमेशा एक ही चीज कहती थी कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। इसने बोनस डिक्लेयर करा था, इसलिए 1400 से 700 पे आया था, और उसके बाद 2 बार विसल ब्लो हो गई, फिर पेंडेमिक आ गया, बढ़ नहीं पाया है स्टॉक। जब बढ़ेगा भयंकर बढ़ेगा, और अब देखिए बढ़ता ही जा रहा है। क्या था, इस सिचुएशन को हमने एनालाइज किया कि कंपनी बहुत स्ट्रांग है, फाइनेंशियल स्ट्रांग है, प्रमोटर्स अच्छे हैं, कंपनी का नेचर शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देने वाला है। नीचे क्यों गया है स्टॉक? एक तो बोनस आया था, तो उस टाइम पे 50% डिस्काउंट होना ही था, 1:1 बोनस था, तो वो एकदम लॉजिकल रीजन था। उसके बाद विसल ब्लोअर एक बहुत ही नॉर्मल चीज है, मतलब उसमें भी ये प्रूव नहीं हो पाया कि उनके एम्प्लॉय ने की थी विसल ब्लो या फिर बाहर से किसी ने की थी। तो अगर एम्प्लॉय ने की भी होती तो ठीक है, उस बंदे के अगेंस्ट या बंदी के अगेंस्ट, जो भी हायर मैनेजर था जिसके अगेंस्ट थी, उसे निकाल दिया जाता। मतलब सिचुएशन कंट्रोलेबल थी। इतनी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग है, तो हमेशा उस रीजन से उसका स्टॉक नीचे नहीं रहेगा। इस वजह से दिस वाज क्लियर कि इसके बाद ये स्टॉक वैल्यू देगा। सिमिलरली अगर हम ग्रासिम की बात करें, सीमेंट सेक्टर ओवरऑल डाउन था, आदित्य बिरला ग्रुप ओवरऑल डाउन था, नहीं परफॉर्म कर रहा था, ग्रासिम डाउन चल रहा था। मैंने आप लोगों को वीडियोस में बहुत बोला था 600 700 पे लेने के लिए, और कई लोग कमेंट करते थे मैम ग्रासिम नहीं लेना चाहिए, हम अग्री नहीं करते आपके व्यू से। लेकिन आज देखिए आप ग्रासिम, क्योंकि कंपनी स्ट्रांग है, बिरला ग्रुप बहुत स्ट्रांग है, हमेशा शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देता है, बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स है, सारी चीजें। इसके अलावा सीएट टायर्स इज आल्सो वन सच एग्जांपल। रीसेंट अगर एग्जांपल्स की हम बात करें तो टाटा स्टील बीएसएल, मैं आप लोगों को टाटा स्टील बीएसएल 36 लेवल के रेट से बोल रही हूँ कि आप बाय कीजिए, एक्यूमुलेट कीजिए। कंपनी पहले बैंकरप्ट हो गई थी, भूषण स्टील, उसे एक्वायर किया टाटा स्टील ने, और मैंने आपको अग्रीमेंट की कॉपी शेयर की अपने वीडियो में, जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि टाटा स्टील और टाटा स्टील बीएसएल के जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स है, जो कस्टमर्स है, जो ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, एवरीथिंग वुड बी सेम। तो ऑब्वियसली कोई रीजन मुझे नहीं दिखता कि टाटा स्टील ग्रो करता जाएगा और टाटा स्टील बीएसएल नहीं ग्रो करेगा। एंड द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, विद इन 2 मंथ्स 36 से 60 रुपीज वो हो चुका है स्टॉक। तो गाइज दीज आर द एग्जांपल्स जिसमें क्राइसिस थी। एक और मैं आपको बताती हूँ, 2015 में नेस्ले का शेयर बहुत नीचे गया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एक न्यूज आई थी कि उनकी जो प्रोडक्ट है मैगी नूडल्स, जो सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट उनका है, उसमें लेड एंड मोनोसोडियम ग्लूटामेट उनके उसमें प्रेजेंट है मैगी नूडल्स में, और इस वजह से इट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, और इस वजह से इस प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया था यूपी में और भी कई जगह पर। तो उस टाइम पे ये स्टॉक बहुत गिरा था, 3500 4000 के लेवल्स पे अवेलेबल था, और आज की डेट में आपको खुद को पता है कि कितने ज्यादा परसेंट रिटर्न्स ये दे रहा है, कितना बढ़ चुका है। बहुत जल्दी 14,000 तो इसने बहुत जल्दी टच कर लिया था उसके बाद, और अब तो ये बढ़ता ही जा रहा है। नेस्ले 100 इयर्स पुरानी कंपनी है, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है।
अग्रीड कि मैगी उनका हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। ये तो चलिए सिचुएशन हो गई कि वो रूल आउट हो गया और मैगी आज भी मार्केट में है। अगर हम दूसरा सिचुएशन भी लेते हैं कि मैगी मार्केट से चला जाता, ठीक है, तब भी उनके पास में एफएमसीजी लीडर है नेस्ले, इतने सारे प्रोडक्ट्स उनके पास है, ठीक है, ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, बट मैगी मार्केट में आने के पहले भी नेस्ले वाज अ गुड कंपनी, राइट? तो इवेंचुअली ऑब्वियसली देयर आर&डी एंड एवरीवन वुड वर्क एंड दे वुड कम अप विद अ प्रोडक्ट जो इवेंचुअली प्रॉफिट्स उनको देगा। तो इसलिए दिस डेफिनेटली वाज एन अपॉर्चुनिटी कि आप इन्फोसिस में इतने गिरे हुए रेट में इन्वेस्ट कर दो, नेस्ले में इतने गिरे हुए रेट में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ेगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी से बढ़ेगा। टाटा स्टील, बीएसएल, ठीक है, भूषण स्टील एक स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, पर आपको दिख रहा है टाटा स्टील, बीएसएल टाटा सन्स की कंपनी है, उस पर से टाटा स्टील 800-900 पे ट्रेड हो रहा है, जब ये 30-35 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। डेफिनेटली बढ़ेगा यार, जब अग्रीमेंट है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं बढ़ेगा? सो यू नो दीज वर द पॉइंट्स जो आपको सोचने चाहिए थे। अब हम दूसरी तरीके का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या ऐसा है कि हमेशा जब भी कोई क्राइसिस है, कोई गिर रहा है स्टॉक, तो वो आपको ग्रैब कर लेना चाहिए, बढ़ेगा ही? ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यस बैंक, यस बैंक लोगों ने बहुत वैरिड लेवल्स पे लिया, गिरने वो जब लगा तो लोगों ने सोचा अरे ये गिर रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ले लो ले लो ले लो, बिना सोचे समझे। क्यों गिर रहा है ये जानने की भी कोशिश नहीं की। 400 के लेवल्स पे, 200 के लेवल्स पे, हर लेवल पे लोगों ने यस बैंक बहुत लिया, क्वांटिटी में लिया, जितना वो सस्ता होता गया उतनी ज्यादा क्वांटिटी बढ़ाते गए, सारे लोग लॉसेस में है। आई ऑल्सो रिकमेंडेड यस बैंक, बट एट वॉट लेवल? एट द लेवल ऑफ 14 रुपीज, 15 रुपीज। क्यों? क्योंकि उस लेवल के बाद में उस तक ये पता पड़ गया कि गिरावट इससे ज्यादा अब नहीं होगी। उसके बाद में मिस्टर राणा कपूर के अगेंस्ट लिटिगेशन हो गया था, आरबीआई ने यस बैंक पे अपना ग्रिप कर लिया था, नया मैनेजमेंट बिठा दिया था। उसके बाद में आरबीआई ने खुद स्टेप्स ले लिए थे कि इन बैंक्स को इसमें इन्वेस्ट करना है, इतने साल के लिए लॉक इन रहना है। इसका क्या मतलब हुआ कि गिरने का रीजन भी हमने आइडेंटिफाई करा, प्रमोटर खराब था। तो जब तक वो प्रमोटर उसका पार्ट था, हमने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। जब वो प्रमोटर चला गया, आरबीआई पे हम ट्रस्ट करते हैं, तो आरबीआई जब आ गया पिक्चर में, आरबीआई ने यस बैंक का हाथ पकड़ लिया। इंडियन गवर्नमेंट पे पूरा ट्रस्ट है, आरबीआई पे पूरा ट्रस्ट है। यस बैंक जब उनके अंडर में है और जब वो नेशनलाइज बैंक्स को उसमें इन्वेस्ट करवा रहे हैं, एक प्रॉपर उसका जो अभी तक के लॉसेस हुए उसको एक प्लान बना रहे हैं कि कैसे इसे ओवरकम करना है, मतलब ऑन अ राइट ट्रैक। तो अब ये स्टॉक डेफिनेटली अच्छा है कि अगर हम लेके लॉन्ग टर्म के लिए रख दे तो ये अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। इसके अलावा सत्यम, सत्यम बहुत गिरा, बहुत लोगों ने अपनी लॉसेस करे। डीएचएफएल, यूपीएल गिरा, उसमें इन्वेस्ट करा, वो बढ़ गया क्योंकि उसमें भी विसल ब्लोअर वाला केस हुआ था। एग्रोकेमिकल की बहुत बड़ी कंपनी है। देखिए कोई सेट रूल नहीं है, बट मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी कि अगर जब कोई स्टॉक गिर रहा है तो आप उसको देखिए, और बेसिकली कुछ पैरामीटर्स में बताऊंगी, इस पे जरूर उसे एक बार रिसर्च कर लीजिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब गिरता हुआ हो शेयर, जब तक आपको पता नहीं सिचुएशन क्या है, क्यों गिर रहा है, तब तक उसमें हाथ मत डालिए। डोंट बी ग्रीडी। पहले सिचुएशन की डेप्थ पे जाके समझिए हुआ क्या है, क्यों गिर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट स्टेप तो वो होनी चाहिए। उसके अलावा मैनेजमेंट कैसा है, प्रमोटर्स कौन है, प्रमोटर्स का पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, प्रमोटर्स अच्छे हैं, प्रमोटर्स बुरे हैं, प्रमोटर्स की आदत है हर कंपनी में फ्रॉड करने की, या प्रमोटर्स वेल एस्टैब्लिश्ड है, फाइनेंशियली अच्छे हैं, शेयर होल्डर्स को बेनिफिट करने की आदत है, एम्प्लॉइज को बेनिफिट करने की आदत है, कितनी सैलरी विड्रॉ करते हैं, डेट कंपनी पे कितना है, प्रमोटर्स पे कितना डेट है, क्या कंपनी का प्रॉफिट गिरता जा रहा था और शेयर होल्डर्स की सैलरी बढ़ती जा रही थी। जैसे सत्यम, सत्यम मैंने आपसे एक वीडियो भी बनाया था, अगर सत्यम पे लोगों ने ये रिसर्च की होती, अगर वो अलर्ट रहते तो कभी लॉसेस नहीं होता। जो लोग कहते हैं ना लोग की स्टॉक मार्केट सट्टा है, सट्टा नहीं है। अगर आप अपनी आंखें और कान खुले रखिए, रिसर्च करें, ये सट्टा बिल्कुल नहीं है। दिस इज अ प्रॉपर बिजनेस, लेकिन आपको अपना दिमाग यूज करना है। ये नहीं हो सकता ना नॉर्मल केस में कि किसी कंपनी में प्रॉफिट्स गिरते जा रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं और प्रमोटर्स की सैलरी बढ़ती जा रही है। दिस इज अलार्मिंग सिचुएशन। प्रमोटर का इंटेंट खराब है, राइट? जैसे मैंने मिसेस बेक्टर के केस में भी आपको कहा था, तो प्रमोटर का इंटेंट अच्छा होना बहुत जरूरी है। आप नॉर्मल सी बात है, किसी से भी पार्टनरशिप कर रहे हो तो उस बंदे का इंटेंट तो अच्छा होना चाहिए ना, आपको बेनिफिट देने का होना चाहिए, तभी आपको बेनिफिट हो पाएगा। उसके अलावा फाइनेंशियल्स देखिए, आप बैलेंस शीट देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स देखिए, कंपनी पैसा कहाँ देती है,
क्यों देती है, कहाँ खर्चे हो रहे हैं, क्या एक्सपेंशन और रॉ मटेरियल कंपनी की रिक्वायरमेंट के लिए खर्चा हो रहा था या बाहर खर्चा हो रहा था, जस्टिफाइड है सारी चीजें, लीगल तरीके से चल रही है, टैक्स पेमेंट्स में कैसी है कंपनी। उसके बाद में जरूरी है कि क्लियर क्वांटिफिकेशन, जो सिचुएशन हुई है उससे पूरा जो भी क्या र्यूमर्स है, क्या सच्चाई है, कितना नीचे स्टॉक प्राइस जा सकता है, अब इसके बाद सिचुएशन संभल जाएगी, क्या सिचुएशन संभल सकती है या नहीं, टोटली कंपनी बर्बाद ही होगी, सिचुएशन के संभलने की कोई चांसेस नहीं है। अगर आपको कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग भी है, अगर आपको लग भी रहा है कि बढ़ेगा, लेकिन उसका प्रॉपर बॉटम आने तक कि इस तक गिर सकता है स्टॉक, अब सिचुएशन संभलने की कंडीशन में आ गई, अब उसके बाद आप उसको एक्यूमुलेट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप गिर ही रहा है वो, अभी सिचुएशन ठीक है, पता पड़ गई क्या है, बट कैसे संभालना है ये नहीं पता और आप उसमें घुस गए, तो अगेन दैट वुड बी अ रॉन्ग अप्रोच। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए आप एक बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं एक क्राइसिस सिचुएशन से, लेकिन आप अपने हाथ भी जला सकते हैं। सो बी वेयर, रिसर्च करके और फिर इन्वेस्ट कीजिए। करंट सिचुएशन में अगर मैं बात करूं, ऐसे दो क्राइसिस स्टॉक्स जो चल रहे हैं वो है फ्यूचर ग्रुप एंड वोडाफोन आइडिया। इन दोनों में से वोडाफोन आइडिया के लिए आई एम पॉजिटिव कि उसमें जो सिचुएशन अभी चल रही है, क्राइसिस हैंडलिंग अच्छी चल रही है, बॉटम आउट स्टॉक हो चुका है, लेकिन अगेन इन्वेस्ट आफ्टर योर रिसर्च एंड बहुत ज्यादा अमाउंट मत डाल दीजिए, बी केयरफुल। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर ऐसा है प्लीज इसे लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।